जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाम उमर। आज हम लेक्चर की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एफएससी पार्ट 2 की फ़िज़िक्स है। वहाँ से हम अपने लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में हमने 11 चैप्टर पढ़े थे। तो सेकंड ईयर की जो फ़िज़िक्स है उसका पहला चैप्टर चैप्टर नंबर 12 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम यहाँ से अपने लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फिज़िक्स की वो ब्रांच है जहाँ में हम चार्जेस का एट रेस्ट स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे चार्जेस जब एट रेस्ट होते हैं तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन क्या है, कॉलम्स लॉ पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारी हम यहाँ पे जो है वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलेगी कि जब चार्जेस एट रेस्ट होते हैं उनके अराउंड फील्ड कौन सा होता है, वो फील्ड कैसे जनरेट होता है, उन फील्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उन फील्ड का फोर्स का आपस में रिलेशन क्या है, ये सारा जो है ना चैप्टर में हमने पढ़ना है। तो इस चैप्टर का जो सबसे पहले जो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर का नाम है इसकी डेफिनेशन हम करेंगे। उसके बाद चार्ज क्या होते हैं। बेसिकली हमने पढ़ा है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जहाँ पे हम चार्जेस का एट स्टडी करते हैं। बेसिकली हम चार्ज के बारे में भी यहाँ पे देखेंगे कि चार्ज होता है क्या है। उसके बाद इन चार्जेस के दरमियान दो चार्जेस या दो से ज़्यादा चार्जेस हो इनके दरमियान फोर्सेस पाई जाती हैं तो वो उसको हम इलेक्ट्रिक फ़ोर्स का नाम देते हैं। इलेक्ट्रिक फ़ोर्स बेसिकली है क्या इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 12 का जो पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं 12.1 वो है कॉलम्स लॉ। इसके बारे में हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे, मैथमेटिकल फार्म करेंगे, वेक्टर फार्म ऑफ अ कॉलम लॉ की मैथमेटिकल फार्म करेंगे, अफेक्ट ऑफ अ मीडियम अगर दो चार्जेस के दरमियान हम कोई मीडियम कोई जो है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर देते हैं तो तब उसके फोर्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है वो देखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि जहाँ पे हम चार्जेस का एट रेस्ट स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जहाँ में हम चार्जेस का एट रेस्ट स्टडी करते हैं। चार्ज जब एक दूसरे के करीब हम ला के उनको बिल्कुल रेस्ट की हालत में रखेंगे उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन पाई जाती होंगी। इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को हम इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम देते हैं। तो जब हम चार्जेस का एट रेस्ट स्टडी करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ या इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम देते हैं। नेक्स्ट चार्ज है क्या। चार्ज बेसिकली किसी भी एलिमेंट की किसी भी मटेरियल के जो अंदर एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम देते हैं। जैसे कि कोई भी एटम है वो एक मटेरियल है, वो किन पार्टिकल से बना है, वो इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से मिलके बना है और इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। तो ये चार्ज बेसिकली एलिमेंट्री पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है। बाज़ ये एलिमेंट्री पार्टिकल के अंदर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है और बाज़ के अंदर नहीं एग्जिस्ट करती। जैसे कि हमें पता है कि एटम जो है मिलके बना है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है तो हम कहेंगे कि इनके ऊपर चार्ज एग्जिस्ट करता है। जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता, मतलब इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन फिर किस तरह से हम कर सकते हैं, जब भी पेपर में आ जाए तो आपने इसकी डेफिनेशन करनी है या कोई इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाए तो आपने इस तरह से देखना है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ सम एलिमेंट्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और भी पार्टिकल हो सकते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं जिनके ऊपर कोई कलर चार्ज पाया जाता है, जो कि आप चैप्टर नंबर 21 लास्ट वाले चैप्टर के अंदर थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि मॉलिक्यूलर फिजिक्स से बिलोंग करता है। वो उनके अंदर भी इसके अलावा भी पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर कोई फ्रैक्शन के अंदर चार्ज पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने जस्ट एलिमेंट्री पार्टिकल और वो मोटे मोटे पार्टिकल का यहाँ पे जिक्र करना है, जो कि आप शुरू से मैटर के अंदर या पिछली क्लास में आप पढ़ के आ चुके हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सम एलिमेंट्री पार्टिकल दैट काजेज देम टू एक्सर्ट फोर्स ऑन वन अनदर। और इस चार्ज की वजह से दो पार्टिकल के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन जनरेट होती है। तो मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि दो चार्जेस अगर अच्छा ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनके ऊपर चार्ज होता है।
जैसे कि चार्ज की आगे दो टाइप्स हैं, या तो चार्ज पॉजिटिव होगा या चार्ज नेगेटिव होगा। अगर दो चार्जेस सेम चार्जेस हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं या नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के सामने रखे हैं, तो उनके दरमियान जो फोर्स होगी वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर अपोजिट चार्जेस हैं, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तब उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएगी, एक दूसरे को एक अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली चार्ज के बारे में इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट जो है वो या जो मटेरियल है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके बने, और इन पार्टिकल के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन पाई जाती है, इसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम देते हैं। डेफिनेशन इस तरह से है, द फोर्स विच होल्ड्स द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज दैट मेक अप एटम और मालिक्यूल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जो एटम और मालिक्यूल जो हमारे पास बनते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनते हैं, और वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल के ऊपर जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, और इनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उनको हम इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम अपना जो फर्स्ट टॉपिक है 12.1 वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि कॉलम्स लॉ है। इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि 1874 में एक चार्ल्स कॉलम साइंटिस्ट था, जो कि फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था। इसने सबसे पहले बताया कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को किस तरह से हम बाय एक्सपेरिमेंट और बाय मैथमेटिकल फॉर्म इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि कॉलम्स लॉ, ये इसके नाम से ही इसको जो है वो लॉ को मुंसलिक किया गया है। कॉलम लॉ बेसिकली है क्या, ये साइंटिस्ट बताता है जैसे कि चार्जेस जो होते हैं इतने स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, मतलब इतने स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो इतने स्मॉलेस्ट हैं, तो इनको हम अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते। लेकिन अगर हम इनको देख नहीं सकते तो इनके दरमियान जो वीक फोर्सेस हैं इनको हम ऑब्ज़र्व कैसे कर सकते हैं। इनको ऑब्ज़र्व करना कोई मतलब इतना इजी काम नहीं है। तो ये सबसे फर्स्ट टाइम जो कॉलम साइंटिस्ट था जिसने मैथमेटिकल फॉर्म की हेल्प से इसने एक्सप्लेन किया कि चार्जेस के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन पाई जाती है, और इसको इसने मैथमेटिकल फार्मूले से इसको एक्सप्लेन किया। द फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ अ फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रिक charges was made in 1874 by Charles Coulomb, a French military engineer. On the basis of these measurement, he deduced a law known as Coulomb law। तो इसने एक फार्मूला बना दिया, इसने एक हमें रिलेशन बना के दिया जिसको हम कोलम्स लॉ का नाम देते हैं। नेक्स्ट अगर इसकी स्टेटमेंट की बात की जाए, इसकी स्टेटमेंट को समझने से पहले आप यहाँ पे आ जाएं। इसके यहाँ पे जो इसकी डायग्राम है इसमें आप देख लें, हमारे पास ये दो चार्जेस हैं। एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। Q1 और Q2 के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है। ये डिपेंड किस पे करती है, इन चार्ज के ऊपर, साइन ऑफ चार्ज के ऊपर। अगर पॉजिटिव हैं दोनों तो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन होगी, अगर अपोजिट साइन है मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी, लेकिन अगर दोनों नेगेटिव है तो तब फोर्सेस ऑफ रिपल्शन होगी। मतलब सेम चार्जेस की वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्जेस की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये दो चार्जेस जो हैं एक दूसरे को यहाँ पे फोर्स जो पाई जाती है, इसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम देते हैं। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो डिपेंड करती है इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना है, मतलब हमने जो चार्ज यहाँ पे लिया हुआ है वो कितने कॉलम चार्ज यहाँ पे लिया हुआ है, कितने कॉलम चार्ज यहाँ पे लिया हुआ है, ये इन दोनों के चार्ज की प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा ये डिपेंड करता है दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस आर है। और थर्ड वन ये डिपेंड करता है इन दोनों मीडियम या इन दोनों चार्जेस के दरमियान हमने कौन सा डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया है, कौन सा इंसुलेटर मीडियम प्लेस किया है, या कौन सा हमने यहाँ पे इन दोनों मीडियम के दरमियान मीडियम को प्लेस किया, दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम को प्लेस किया। अब देखिए अगर इन दोनों चार्जेस के का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा होने से इन दोनों के दरमियान फोर्स भी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे इस फार्मूले से देखिए Q1 मल्टीप्लाई Q2 इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स है। मतलब दोनों के ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा, दोनों के दरमियान फोर्सेस ऑफ जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी।
दूसरा ये डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर। अगर इन दोनों के दरमियान रेडियस स्मॉल होगा, एक दूसरे के पास पास होंगे, तब यहाँ पे फोर्स बहुत ज़्यादा इनके दरमियान अफेक्ट करेगी। मतलब अगर रेडियस कम हो तो फोर्स ज़्यादा होती है। अगर आप इन दोनों को उठा के एक दूसरे से अवे ले जाते हैं तब रेडियस बढ़ जाएगा। रेडियस बढ़ने से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मतलब हम कह सकते हैं कि रेडियस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। रेडियस को बढ़ाने से फोर्स कम हो जाती है, रेडियस को कम करने से फोर्स बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे ये देखें, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस। यहाँ पे इन्वर्स स्केयर लॉ होल्ड करता है। मतलब ये आर को ऊपर लेके जाएंगे तो आर की पावर -1 का स्केयर हो जाएगा, तो इसको इन्वर्स स्केयर लॉ कहते हैं। तो यहाँ पे कूलम्स लॉ के अंदर इन्वर्स स्केयर लॉ होल्ड करता है। इस वजह से यहाँ पे ये दूसरी जो फोर्स है दूसरा इस रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है। थर्ड वन डिपेंड करता है आपने यहाँ पे कौन सा डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस किया हुआ है। मतलब इन दोनों चार्जेस के दरमियान हमने मीडियम कौन सा प्लेस किया हुआ है। अगर यहाँ पे मीडियम एयर है, मतलब अगर यहाँ पे मीडियम कोई भी नहीं है, वैक्यूम है, तब यहाँ पे के जो है वो उसके मीडियम की वैल्यू को शो करता है। के की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, के की वैल्यू 1 होगी अगर वैक्यूम है। लेकिन अगर यहाँ पे मीडियम दोनों चार्जेस के दरमियान हमारे पास एयर आ जाते तब के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1.000 कुछ इसकी जो है वो वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई हार्ड मटेरियल इंसुलेटर में मीडियम प्लेस कर दे तब के की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे एक तो ये चार्जेस जो हैं इसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड करते हैं, दूसरा रेडियस के ऊपर, और थर्ड वन जो नेचर ऑफ द मीडियम जो हमने रखा हुआ है, नेचर ऑफ द मीडियम बेसिकली के यहाँ पे जो है वो शो कर रहा है, और ये इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे उम्मीद है इसको डायग्राम की आपको समझ आ जाएगी। इस डायग्राम को लेते हुए हम इसकी स्टेटमेंट इस तरह से कर सकते हैं, द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज। ये हमारे पास जो हमने चार्ज लिए हुए हैं इनको हम पॉइंट चार्ज भी शो कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट लाइक अ स्फीयर है और जस्ट लाइक अ पॉइंट या डार्ट की तरह है, इस वजह ये स्मॉलेस्ट चार्ज है, इस वजह से इनको हम पॉइंट चार्ज का भी नाम देते हैं। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। यहाँ पे देखें, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है इसके स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये इसकी कूलम्स लॉ की हमारे पास स्टेटमेंट आ गई। नेक्स्ट हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्म में है हमारे पास, इसकी डेफिनेशन से ही हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म करेंगे कि जो हमारे पास चार्जेस हैं इनके दरमियान जो फोर्सेस पाई जाती है, ये इन दोनों चार्जेस के जो हमने अभी डेफिनेशन की है कि ये जो फोर्स है दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक ये हमारे पास आ जाता है। दूसरा हमारे पास ये जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम है। ये दो इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को जब हम, ये हमने कहाँ से लिखी है, विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन हमने लिखी है। दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K1 Q1 Q2 ओवर आर स्केयर आ जाते हैं। इन दोनों को कंबाइन किया। अगर आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करते हैं, एक इक्वालिटी आता है, एक साथ कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को हम यहाँ पे के का नाम दे रहे हैं। ये के बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वेयर एफ इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ये दोनों के दरमियान पाए जाने वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड है एक्ट ऑन ईच ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, जो कि ये Q1 और Q2 जो 2 पॉइंट चार्ज इनके दरमियान एग्जिस्ट करती है, एंड आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आर है, वेयर के इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये हमारे पास के जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, या इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम, आपने जिस तरह का वहाँ पे नेचर को प्लेस किया हुआ है। इट इज़ डिपेंड अपॉन, ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। आपने दो जो चार्जेस रखे हुए हैं उन दोनों चार्जेस के दरमियान आपने मीडियम कौन सा प्लेस किया हुआ है, तो उस मीडियम की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, या आपने वहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस किया हुआ है, या वहाँ पे कोई कंडक्टर मीडियम प्लेस किया हुआ है, तो ये उसकी नेचर है। तो ये इसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा ये डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ अ यूनिट इन विच फोर्स एंड चार्जेस एंड रेडियस। आपने यहाँ पे जो के की वैल्यू लेनी है, ये के दूसरे नंबर पर डिपेंड करता है आपने फोर्स के कौन से यूनिट लिए हैं, इन चार्जेस के कौन से यूनिट है, और इस डिस्टेंस के
कौन से यहाँ पे यूनिट लिए हुए हैं। तो दूसरा ये सिस्टम ऑफ अ यूनिट इन विच फोर्स चार्जेस एंड रेडियस आर मेजर्ड, तो इनको किन यूनिट्स में आप मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ इफ़ द मीडियम बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज इज़ फ्री स्पेस, अगर जो दो चार्जेस हैं हमारे पास वो फ्री स्पेस हैं, तो उस वक्त हमारे पास इफ़ द मीडियम बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज इज़ फ्री स्पेस एंड द सिस्टम ऑफ अ यूनिट इज़ ऐसे ही देन द के रिप्रेजेंट है, तो उस वक्त हम के जो मीडियम है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इफ़ द मीडियम बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज इज़ फ्री स्पेस, अगर हमारे पास जो दो चार्जेस हैं उनके दरमियान जो मीडियम प्लेस किया हुआ कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, एंड द सिस्टम ऑफ अ यूनिट इज़ ऐसे देन द के रिप्रेजेंट, अगर हमारे पास जो मीडियम है वो फ्री स्पेस हो और ऐसा ही हमने सिस्टम लिया हो, तो देन के की वैल्यू क्या होगी, के इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो के की वैल्यू हमारे पास ये होगी। अगर वैक्यूम है और हमने ऐसे यूनिट लिए हुए हैं तो इसकी वैल्यू के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। लेकिन अगर हम वैक्यूम की जगह पे कोई और डायलैक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर देते हैं तो हमारे पास एक और फैक्टर आ जाएगा, वो फैक्टर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के साथ आएगा और फिर हम कहेंगे कि के की वैल्यू मज़ीद क्या हो गई है, यहाँ पे कम हो गई है। तो के डिपेंड करता है आपने कौन सा मीडियम रखा हुआ है और कौन से आपने यूनिट लिए हुए हैं। अगर फ्री स्पेस है, वैक्यूम है और साथ हमने ऐसे यूनिट लिए हैं तो के की वैल्यू ये आ जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर कोई मीडियम प्लेस करते हैं तब के की वैल्यू क्या होगी, तो वो भी मैं नेक्स्ट आके आपको बताऊंगा। फ़िलहाल आप दो कंडीशंस को यहाँ पे मानते हुए उस वक्त के की वैल्यू ये आती है। नेक्स्ट अगर के की वैल्यू हमारे पास इस तरह से है तो उसके अंदर जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट बेसिकली इलेक्ट्रिक कांस्टेंट नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट एक और कांस्टेंट आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो के है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो एक के के बारे में हमने पढ़ लिया, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट एक और कांस्टेंट आता है जो कि हमारे पास है, इसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का नाम देते हैं। इसकी वैल्यू हो, ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू है, ये वैल्यू फिक्स है, ये कहीं पे भी जो है वो यूज़ करेंगे तो इसकी वैल्यू यही रहेगी। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है, ये न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे वहाँ पे वैल्यू आ सकती है, तो आप इसको जो है वो याद कर लें। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे के की जो है वो मैथमेटिकल वैल्यू कोई नंबर में इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो जो पीछे फार्मूला है उसमें वैल्यू पुट कर दिया 1/4 पाई था, 4 ऐसे ही पाई की जगह पे 3.14 लगा दिया। नेक्स्ट एप्सिलॉन नॉट था, उसकी वैल्यू यहाँ पे लगाई, सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसकी जो है वैल्यू आ जाएगी। आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट के यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हैं, जबकि के यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों के यूनिट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, मतलब एक एप्सिलॉन नॉट के और के यूनिट दोनों के एक दूसरे के इनवर्स हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के उल्ट हैं। द कॉलम फोर्सेस इन फ्री स्पेस, अगर हमारे पास फ्री स्पेस हो तो तब कॉलम की जो फोर्सेस है वो हमारे पास कॉलम फोर्स क्या होगी 1/k की जगह पे हमने ये उसकी वैल्यू लगा दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बाकी आप देख सकते हैं Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर बिल्कुल वैसे ही है। नेक्स्ट हम अगर ये हमारे पास जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म आई है, ये जो फार्मूला है हमारे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। अगर कभी आपको कहा जाता है कि कॉलम का जो मैग्नीट्यूड फॉर्म में फार्मूला है वो बताएं तो बता सकते हैं F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर है। लेकिन अगर आप इसका वेक्टर फॉर्म में भी फार्मूला लेना चाहते हैं तो वो फिर हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक डायग्राम यहाँ पे ली हुई है। ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, ये चार्ज Q1 है, ये Q2 है, दोनों के ऊपर देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हम कह सकते हैं अपोजिट चार्जेस है। जब अपोजिट चार्जेस हैं तो यहाँ पे फोर्सेस ऑफ रिपल्शन होगी। Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसको हम कैसे देख सकते हैं, Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रही है Q2 की वजह से लग रही है, Q1 के ऊपर जो फोर्स है Q2 की वजह से लग रही है, और Q2 के ऊपर फोर्स किसकी वजह से लग रही है, Q1 के ऊपर लग रही है। तो फिर इन फोर्सेस को हम ऐसे ले सकते हैं, Q1 के ऊपर लगने वाली फोर्स किस वजह से लगती है, Q2 की वजह से। तो फिर इस फोर्स को हम यहाँ पे ये नाम देते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे
एफ, ये हमारे पास वो फोर्स है जो कि Q2 की वजह से Q1 के ऊपर लगती है, तो इसको फिर हम इस तरह से पढ़ सकते हैं F1 2। ये फोर्स 1 2 का मतलब है ये चार्ज 2 जो है वो चार्ज 1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। इसको आप यहाँ पे देख लें, जो बाद में लिखा हुआ है वो फोर्स लगाता है जो पहले लिखा हुआ है, तो बाद में 2 लिखा हुआ है, मतलब ये चार्ज 2 फोर्स लगाता है जो पहले 1 लिखा हुआ है, तो चार्ज 1 के ऊपर चार्ज 2 फोर्स लगाता है चार्ज 1 के ऊपर। अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो चार्ज 2 के ऊपर फोर्स जो है वो चार्ज 1 की वजह से लग रही है, तो फिर इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं कि ये हमारे पास जो चार्ज 1 है वो फोर्स लगा रहा है चार्ज 2 के ऊपर। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि दो चार्जेस, सिमिलरली अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाता, तो फोर्सेस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, फोर्सेस ने एज इट ही रहना था, चूँकि इस केस में भी दोनों का चार्ज सेम है, दोनों के यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस पाई जानी थी। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें चार्ज Q1 है, चार्ज Q2 है, अपोजिट चार्जेस है। चार्ज 1 के ऊपर चार्ज अब फोर्स कौन लगा रहा है, चार्ज 2, इसको हम लिखेंगे F1 2। जबकि चार्ज 2 के ऊपर चार्ज फोर्स कौन लगा रहा है, ये F1 फोर्स लगा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे F21 लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों का यहाँ पे डायरेक्शन एक दूसरे की अपोजिट है। एक को अगर हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसको फिर क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। अगर आप देख सकते हैं दोनों की इस केस में भी डायरेक्शन अपोजिट है, इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। हम यहाँ पे ये प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम लॉ कि F1 2 फोर्स इज इक्वल टू F21, ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, जो कि माइनस साइन यहाँ पे लगाया है। यहाँ पे भी देख सकते हैं जितनी फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा उतनी ही फोर्स Q2 Q1 के ऊपर लगाएगा। तो यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन माइनस साइन यहाँ पे शो कर रहा है कि इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, जो कि यहाँ पे नीचे अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों का मैग्नीट्यूड आप देख सकते हैं एक दूसरे के इक्वल है। माइनस यहाँ पे इस वजह से लगाया कि ये अगर माइनस लगाएंगे तो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, तो ये मैग्नीट्यूड है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, जो कि के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर है, तो ये दोनों की वैल्यू सेम है। इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है, जो कि हमने यहाँ पे ये लिखा। मज़ीद आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ये हमारे पास है चार्ज Q1 exert a force on charge Q2 is F21 is given by कॉलम लॉ। तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया जाता है कि ये जो चार्ज Q1 चार्ज 2 के ऊपर फोर्स लगाता है इसको F21 कहते हैं, और इसका फार्मूला F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 ओवर आर स्केयर है। यहाँ पे पहले एरो नहीं था, एरो किस वजह से आई, यहाँ पे जो हमने ये जो हमारे पास टर्म है ये टर्म हमने यहाँ पे ऐड की। अगर आप देख सकते हैं ये सारा का सारा मैग्नीट्यूड, इस मैग्नीट्यूड के साथ ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर बेसिकली रेडियाई है, ये रेडियल वेक्टर है जो कि इन दोनों के दरमियान एग्जिस्ट करता है। ये अगर आप यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक वेक्टर आता है, तो इस वजह से ये फोर्स के ऊपर हमने एरो लगाया, ये वेक्टर फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर चार्ज Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाते हैं उसका फार्मूला ये है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये रेडियस बेसिकली है क्या, वेयर R21 इज अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड, ये यूनिट वेक्टर इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2 एंड इट इज डायरेक्टेड एंड इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ F21, ये F21 की डायरेक्शन में होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास चार्ज है इसकी डायरेक्शन क्या है, Q1 से Q2। F21 इज़ अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2, इसकी डायरेक्शन जो है वो चार्ज Q1 से Q2 की तरफ है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखें कि सिमिलरली जो चार्ज Q2 है वो Q1 के ऊपर जो फोर्स लगाता है उसका फार्मूला हमारे पास यहाँ पे होगा, जो कि ये लिखा हुआ है। अगर चार्ज Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है तो हमारे पास 2 आएगा, लेकिन अगर चार्ज 1 पे फोर्स लगाता है तो हमारे पास F12 आएगा। इसका फार्मूला ये है। दोनों फार्मूलों में जस्ट फ़र्क कितना है, जहाँ पे 1 आ रहा है वहाँ पे 2 है, और जहाँ पे 2 है वहाँ पे 1 है। और यहाँ पे रेडियल में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 की जगह 2 और 2 की जगह पे 1 आता है। ये जब चार्ज 1 2 पे फोर्स लगाता है तो एक फार्मूला है, जब ये चार्ज Q2 1 पे फोर्स लगाता है तो इसका दूसरा फार्मूला आता है। साथ अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये देखें वेयर R12 इज़ अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1 एंड इट इज़
इन द डायरेक्शन ऑफ F12। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि जो हमारे पास फोर्स ये रेडियई इस फोर्स की डायरेक्शन में है और ये रेडियई इस फोर्स की डायरेक्शन में है, तो इसका फार्मूला हमारे पास ये आता है। ये ए बी को हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें एज ये जो हमारे पास ये रेडियई है, ये R12 इज़ इक्वल टू R21, ये जो दोनों रेडियई हैं, जैसे कि यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पे भी फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनके रेडियई की डायरेक्शन भी एक दूसरे के क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये अपोजिट डायरेक्शन में रेडियई जो होता है इसको नेगेटिव साइन से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसको अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ये टर्म इस साइड पे आ जाएगी, ये टर्म इस साइड पे आ जाएगी, और नेगेटिव आप देख सकते हैं यहीं पे है, तो इसको अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है R21, इसको अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर ए में पुट करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ, ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये वाली वैल्यू को अगर मैं उठा के यहाँ पे पुट करता हूँ, तो नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला आ जाएगा वो हमारे पास ये है, F21 इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 और R स्केयर, और ये ब्रैकेट में जो R21 था इसकी जगह पे -R12 हमने लिख दिया। ये माइनस शुरू में आ जाएगा और ये इक्वेशन जो है वो ऐसे ही आ जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे देखें इक्वेशन नंबर बी, अगर हम देखें तो वो इक्वेशन नंबर बी जो है, ये सारी राइट हैंड साइड पे ये सारी इक्वेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी इक्वेशन जो है वो बी बन रही है, ये नेगेटिव साइन को छोड़ के। तो इस सारे की जगह पे हम जो वैल्यू लगाएंगे वो वैल्यू लगा देंगे, इस सारे की जगह पे हमने वैल्यू लगा दी F12 की लगा दी ये वैल्यू। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन शो कर रही है कि जो दोनों चार्जेस अगर चाहे वो अपोजिट हों, चाहे वो जो है वो सेम चार्जेस हो, इनके ऊपर जो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्सेस लगाते हैं ये इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। यहाँ पे देख लें दोनों फोर्सेस एक दूसरे की इक्वल है। ये नेगेटिव साइन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इनका आप देख सकते हैं ये जो फोर्सेस है एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हैं, ये जो दोनों फोर्सेस हैं एक दूसरे के इक्वल है। नेगेटिव साइन यहाँ पे शो कर रहा है कि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि इट मीन्स दैट Q1 एंड Q2 exert force on to each other but in opposite direction as shown in equation, ये इक्वेशन में यहाँ पे शो किया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं, लास्ट वाला हमारा टॉपिक है कि अगर हम दो चार्जेस के दरमियान को मीडियम को प्लेस कर देते हैं तो तब उसका क्या अफेक्ट होता है। इसको कहते हैं अफेक्ट ऑफ अ मीडियम, और इसको ऐसे भी बढ़ सकते हैं कॉलम ला इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये किसी तरह से भी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। उसके अलावा जब पेपर में लिखेंगे तो जो सी यहाँ पे आपका दिल करे हेडिंग आप यहाँ पे दे सकते हैं। इफ़ द मीडियम बिटवीन द चार्जेस इज़ अ इंसुलेटर, अगर दो चार्जेस के दरमियान हम जो मीडियम प्लेस करें इंसुलेटर रखें, देन इट इज़ कॉल्ड अ डाइलेक्ट्रिक, उस वक्त हम उस मीडियम को डाइलेक्ट्रिक का नाम देंगे। इफ़ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम आर प्लेस बिटवीन द चार्जेस देन कॉलम फोर्स, अगर दोनों चार्जेस के दरमियान हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस कर देते हैं तो उस वक्त जो फोर्स लगती है उसको कॉलम फोर्स कहते हैं। उस वक्त इसका फार्मूला ये है, मैंने बताया था कि जब भी दो चार्जेस के दरमियान एयर हो, फ्री स्पेस हो, तो तब इसका फार्मूला 1K की वैल्यू 1/4πε0 होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई मीडियम प्लेस कर देते हैं तब K की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे चेंज किस फैक्टर की वजह से होती है, चेंज यहाँ पे इस फैक्टर की वजह से होती है, एप्सिलॉन आर की वजह से इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती है। तो ये किसकी वजह से आया है, ये इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करने की वजह से आया है। तो फिर उस वक्त हमारा ये फार्मूला किसमें एफ सिंपल एफ जो है वो उसमें चेंज आ जाएगी, तो इसको एफ प्राइम का हम यहाँ पे नाम दे देंगे। वेर एप्सिलॉन आर इज़ अ रिलेटिव परमिटिविटी ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो ये एप्सिलॉन आर जो है ये रिलेटिव परमिटिविटी है जो कि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से आता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन आर जो मीडियम को प्लेस करने से हमारे पास टर्म आई, इसको अगर हम बाहर काम ले लें तो ये हमारे पास ब्रैकेट में जो वैल्यू आ जाएगी बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ कॉलम फोर्सेस है। जब वैक्यूम है उस वक्त इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास ये एफ प्राइम इज इक्वल टू 1/ε0, इसकी जगह पे हमने एफ लगा दिया। अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो इसको लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एप्सिलॉन, इसके एफ प्राइम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एप्सिलॉन आर, तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। यहाँ पे अगर ये इसको कांस्टेंट है, इसको अगर हम ख़त्म करते हैं इक्वालिटी को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास ये आता है कि ये जो f इज़ ग्रेटर देन f प्राइम है। मतलब क्या है यहाँ पे इस इक्वेशन का कि अगर हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान वैक्यूम है या एयर है उस वक्त उनके
दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन मैक्सिमम होगी, लेकिन अगर कोई इंसुलेटर या डायलैक्टिक मीडियम प्लेस कर देते हैं तब उसके दरमियान जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है ये कम हो जाएगी। तो ये इन दोनों के दरमियान आपस में ये रिलेशन हमें यहाँ पे ये शो कर है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे ये जो मीडियम को प्लेस करने से हमारे पास जो कांस्टेंट आता है जिसको हम यहाँ पे नाम देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी का नाम देते हैं, इसको इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। यहाँ पे देखें फॉर वैक्यूम एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है और फॉर एयर इसकी वैल्यू 1.0006 इसकी वैल्यू होती है। नेक्स्ट अगर आप रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन करें, द रिलेटिव परमिटिविटी कैन बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम। ये एफ वो फोर्स है जो कि दोनों चार्जेस के दरमियान इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम आता है, और ये रेशो किसके साथ है, एफ ओवर टू द फोर्स व्हेन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस इज डायलैक्टिक, और ये इसके साथ रेशो आती है जबकि यहाँ पे जो रेशो हमारे पास डायलैक्टिक मीडियम हो, तो इसकी रेशो को हम यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी का नाम देते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी। लेक्चर मुझे लगता है काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड हो गया है, मैं कोशिश किया करूँगा ये थोड़ा जल्दी वाइंड अप करूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।